हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद वीरपाल में। आज हम फर्स्ट ग्रेड के जियोग्राफी के एक छोटे से टॉपिक के बारे में बात करेंगे। कृषि भूगोल नाम की यूनिट है, छोटी सी यूनिट है। इसमें दो ही टॉपिक है, कृषि अवस्थिति सिद्धांत और हरित क्रांति व कृषि वानिकी। ठीक है, दो ही टॉपिक है और यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 6 मार्क्स आपको ओनली एक यूनिट में मिल जाएंगे। इसकी 2 या 3 वीडियो बड़ी मुश्किल से बनेंगी दोनों टॉपिक्स की, और मैं आपको ये 2 या 3 वीडियो में इसको कंप्लीट करवा दूंगी। और ऐसे ही जो छोटी छोटी यूनिट्स है, यहाँ से अपने को 3 से 4 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए, जो फिक्स है कि यहाँ से आएंगे और टॉपिक है कम, याद करने में भी आसानी रहेगी। तो सबसे पहले अपने इन्हीं यूनिट्स को शुरू करते हैं। आज हम कृषि भूगोल की बात करेंगे और इसमें भी कृषि अवस्थिति सिद्धांत के बारे में। तो बस 10-15 मिनट का ही टॉपिक है, ठीक है। शुरू करते हैं। कृषि अवस्थिति सिद्धांत, कृषि स्थानीयकरण सिद्धांत, फसल गहनता सिद्धांत, तीनों ही नाम है जो कृषि अवस्थिति सिद्धांत के ही हैं। ठीक है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, लगभग 1 या 2 क्वेश्चन कृषि अवस्थिति सिद्धांत से आएगा ही आएगा, आता ही है। ठीक है, कृषि अवस्थिति सिद्धांत किसने दिया था? ये वॉन थ्यूनेन ने दिया था। और वॉन थ्यूनेन कहाँ का था? ये जर्मनी का था। और ये सिद्धांत कब दिया? 1826 ईस्वी में इसने सिद्धांत दिया। वॉन थ्यूनेन का अगर पूरा नाम पूछा जाए तो जॉन हेनरिक है। जॉन हेनरिक इसका पूरा नाम है। ठीक है, और जो वॉन थ्यूनेन है 1783 ईस्वी में इनका जन्म होता है और 1850 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और जो कृषि अवस्थिति का जो सिद्धांत है ना, ठीक है, वॉन थ्यूनेन ने दिया था लागत आय रेखा के आधार पर। लागत आय रेखा के आधार पर इन्होंने अपना जो सिद्धांत है ना, इसको प्रस्तुत किया है। ठीक है, इसमें बताया था कि जो इतनी लागत हुई है और इतनी अपने को आय हुई है, ठीक है, उसके आधार पर ही इन्होंने अपना जो सिद्धांत है वो दिया है। अनुभव के आधार पर दिया, मतलब इन्होंने पहले अनुभव प्राप्त किया, फिर इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। ठीक है, तो इसको अपने आनुभाविक सिद्धांत भी कह सकते हैं। अनुभव के आधार पर दिया तो आनुभाविक सिद्धांत। ठीक है, और ये सिद्धांत से संबंधित जो कार्य था ना, वॉन थ्यूनेन थे ना, जब इन्होंने इस सिद्धांत पर कार्य किया था, ठीक है, तब ये कृषि मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। और कहाँ पर थे? मतलब इन्होंने कृषि अवस्थिति सिद्धांत है ना, रोस्टोक कस्बे के निकट मेकलेन वर्ग स्थान, ये प्रश्न आ चुका है मेकलेन वर्ग स्थान वाला, याद रखना, इम्पोर्टेंट है ये चीज। स्थान पर टेलो कृषि फार्म पर इसने अपना सिद्धांत दिया था। ये तब दिया था जब टेलो कृषि फार्म में ये कृषि मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। ओके, और इनकी एक पुस्तक है दी आइसोलेटेड स्टेट, ये बुक इम्पोर्टेंट है, याद रखना। वॉन थ्यूनेन की बुक है दी आइसोलेटेड स्टेट, मतलब एक समांगी राज्य, इसका मतलब ये है, लिख देती हूँ, एक समांगी राज्य। ठीक है, और उसके बाद में इसने क्या किया कि जो ये वॉन थ्यूनेन है ना, इसने जो कृषि अवस्थिति का जो अपना सिद्धांत दिया था, उससे पहले कुछ पूर्व मान्यताएं बताई थी। इसने ये बताया कि पूर्व मान्यताओं के आधार पर ही अपना जो सिद्धांत है ना वो दिया था। ठीक है, और इसने क्या पूर्व मान्यताएं बताई है? एक तो इसने बताया कि एक विलग प्रदेश हो। ठीक है, ये कहता है कि जो इस सिद्धांत के लिए है ना, जो नगर होगा ना, ठीक है, या जो प्रदेश होगा ना, वो एक अलग प्रदेश होना चाहिए जो समान धरातल वाला हो। ठीक है, समान धरातल वाला एक विलग प्रदेश होना चाहिए, ठीक, मतलब समांगी राज्य होना चाहिए। आज के टाइम में तो ये पॉसिबल है नहीं है। ठीक है, तो ऐसा तो मिलेगा ही नहीं। तब इसने ये दिया, 1826 में दिया, तब हो सकता है पॉसिबल हो। और इसने ये बताया कि एक नगरीय केंद्र हो जो बाजार केंद्र के रूप में कार्य करता हो। ये कहता है कि एक ही ये नगर है, ये एक ही नगरीय केंद्र हो और ये ही बाजार केंद्र हो। ऐसा नहीं हो कि नगरीय केंद्र ये और बाजार केंद्र ये हो, अलग अलग नहीं चलेगा, एक ही हो तो ये सिद्धांत कार्य करेगा। ठीक है, नगर के चारों तरफ ग्रामीण क्षेत्र हो, ये नगर है और इसके चारों तरफ ये ग्रामीण क्षेत्र होना चाहिए। भूमि का किराया हो, भाई भूमि का किराया मिलेगा, ठीक है, फिर ही तो फायदा है ना। भूमि का किराया नहीं मिलेगा तो फिर क्या फायदा है। और फिर इसने आगे बताया है
कि जो परिवहन का जो साधन है ना वो एक समान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे आज किसी के पास में गाड़ी है, किसी के पास में बाइक है, किसी के पास में साइकिल ही है या जो भी है। तब ये 1826 में दिया था ना, तब जर्मनी में घोड़ा गाड़ी चलती थी और घोड़ा गाड़ी एक समान साधन था जो सबके पास में यही होती थी। और फिर इसने बताया कि जो परिवहन व्यय है वो दूरी व भार के अनुपात में बढ़ता हो। जो मतलब परिवहन का जो व्यय आता है ना वो दूरी और भार के अनुसार है ना बढ़ना चाहिए। ठीक है, और फिर ही ये सिद्धांत वहीं पर लागू होगा कृषि उत्पाद के बेचने से। और इसने बोला है कि जो कृषि उत्पाद है इसको बेचने से जो विक्रय मूल्य है वो प्राप्त होना चाहिए। मतलब ये नहीं हुआ कि कृषि उत्पाद अपने बेचे और उनका अपने को कुछ लाभ ही नहीं मिले। ठीक है, और फिर इसने आगे ये बताया है कि एक मिनट, वॉन थियोनेन ने ये बताया है कि जो पूर्व मान्यताओं के आधार पर, ठीक है, इसने बोला कि मैंने अपना जो सिद्धांत प्रस्तुत किया है ना वो मैंने आपको बताया था कि पूर्व मान्यताओं के आधार पर इसने प्रस्तुत किया है। और इसने ये कहा कि दी गई मान्यताओं के आधार पर आर्थिक लगान के अनुसार मतलब प्रस्तुत किया है। इसने बताया कि पूर्व मान्यताओं के आधार पर आर्थिक लगान भी इसने साथ में ही जोड़ा है। आर्थिक लगान का क्या अर्थ है? इसका मतलब ये है कि कृषकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं, ये गलत लिखा हुआ है, कृषकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के अर्जित मूल्य में से उत्पादन लागत व परिवहन लागत को अगर अपने घटा देते हैं तो जो अपने को लाभ प्राप्त होता है ना वही आर्थिक लगान है। ठीक है, ये आपको मैं थोड़े इजी तरीके में समझाऊं। तो जैसे अपने पास में अपने कृषक है, ठीक है, कृषक है ना, जो कृषक ने मान लो कोई भी वस्तु मतलब उसने उत्पादित की है, ठीक है, तो वो वस्तु को अगर वो बाजार में बेच के आएगा, बेचने पर जो उसको मूल्य मिला है वो, और उसके अलावा जो उत्पादन लागत है, उसको उत्पादन करने में जो उसकी लागत लगी है वो, और जो उसका परिवहन का जो खर्चा है वो, अगर उसमें से घटा देंगे जो लाभ प्राप्त होएगा ना वही आर्थिक लगान है। उदाहरण से जैसे समझाऊं कि कपास है, अपने कपास का उत्पादन किया, ठीक है, और कपास को अपने बेच दिया, लास्ट में जब अपने को कच्चा माल प्राप्त हुआ, कपास प्राप्त हुई, तो अपने उसको 50,000 रुपये में बेच दिया। ठीक है, और 50,000 रुपये में बेचने पर अपने को मतलब पहले अपने बीज लेके आए, फिर उसकी बुवाई की, उसको पानी भी दिया और उसको बड़ी भी की। ठीक है, उसके बाद में कपास तैयार भी हुई और उस कच्चे माल को कच्चे माल तक तैयार होने तक जितनी भी अपनी लागत लगी है ना, जितना भी अपना खर्चा आया है, मान लेते हैं अभी 10,000 रुपये खर्चा आया है, और फिर तैयार माल को मार्केट में लेके जाने तक का जो खर्चा आया है, मान लो भी 10,000 आया, ये परिवहन लागत होगी। इन दोनों को जोड़ के है ना, जो टोटल अपने को पास बेचने पर पैसे मिले थे ना, उसमें से अगर घटा देंगे ना तो वही आर्थिक लाभ है। 20,000 हो गए, 50,000 में से 20,000 गएंगे 30,000, तो अपने 30,000 क्या है, ये हमारा आर्थिक लगान है। ठीक है, अब अपने आगे इसका देखते हैं कि इसने कृषि पेटियां बताई थी, 6 कृषि पेटियां बताई थी, और ये उसने ये बोला कि जैसे ये नगर है, ठीक है, नगर से ये पेटी, ये पेटी, ये पेटी, इस तरीके से, मतलब नगर से बाहर की ओर 6 कृषि पेटियां बताई हैं कि नगर से शुरू होंगी और बाहर तक चलेंगी, इस तरीके से 6 कृषि पेटियां बताइए। वैसे इसने 7 कृषि पेटी बताई है, मतलब 7वीं अगर क्वेश्चन आता है ना तो अपने को 6 ही बतानी है। काल्पनिक रूप से इसने 7वीं पेटी भी बताई है, वो इसने बताया है कि जो बंजर भूमि की पेटी है वो 7वीं पेटी है, वो भी इसने बताई है। और अपने अभी देखते हैं एक एक करके। पहले नगर, ठीक है, और फर्स्ट पेटी पहले और शुरू भी कई बार डायग्राम भी पूछ लेते हैं, तो ये नगर के बाद में पहली पेटी शुरू होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी, इस प्रकार से क्रमिक रूप से बाहर की ओर मतलब विकास हुआ इनका। पहली पेटी है साग, सब्जी और दूध की, ठीक है, मतलब जो चीजें 1826 में सिद्धांत दिया था तो तब फ्रिज तो होते नहीं थे, ठीक है, तो सबसे जल्दी खराब सब्जियां और दूध ही होते थे, तो वो उस पेटी सबसे नगर के पास में बनाई, मतलब वो चीजें मतलब अपने को नगर के पास में उपलब्ध हो, इस तरीके से मतलब नगर का विकास हो
कि जो मतलब साग सब्जी और दूध है वो नगर के आसपास ही अपने को प्रोवाइड हो जाए, ताकि ये खराब होने से पहले अपने नगर में दे आए। ठीक है, ये पहली पेटी होगी। उसके बाद में दूसरी पेटी क्या, ईंधन की लकड़ी। ठीक है, अपने काम करेंगे। ठीक है, दूध सब्जी और साग सब्जी तो अपने को पास में मिल जाएगी, फिर अपने को जलाने के लिए लकड़ी भी तो चाहिए, खाना बनाने के लिए भी चाहिए। ठीक है, तो ये ईंधन की लकड़ी है, नज़दीक में होगी तो जल्दी अपने नगर में पहुंचा सकते हैं। तो दूसरी पेटी इसने बोला कि ईंधन की लकड़ी की ही होनी चाहिए। फिर तीसरी पेटी की बात आती है, भी फिर अन्न भी तो चाहिए। तो सघन अन्न उत्पादन की जो पेटी है वो इसने बोला कि नगर के तीसरे नंबर की जो पेटी है ना, वो सघन अन्न उत्पादन की पेटी होनी चाहिए। फिर चौथी पेटी की बात आती है। ठीक है, अभी इसके बाद में भी चौथी फसल की पेटी है। अब इसने क्या किया है कि जो इसने 3 बताई है कि इसमें फसल, पशुपालन और 14% प्रतिभूमि छोड़ते हैं। फसल भी बोते हैं, पशुपालन भी करते हैं और 14% प्रतिभूमि भी छोड़ते हैं। किस तरीके से? चौथी पेटी को सप्तवर्षीय पेटी के नाम से जाना जाता है। उसको क्या बोलते हैं? सप्तवर्षीय पेटी। इसको सप्तवर्षीय पेटी क्यों बोलते हैं? जैसे अब फसल है, ठीक है, 3 वर्ष अपने फसल उगाएंगे। जैसे पहले साल अपने जेई बो दी, दूसरे साल अपने जौ बो दिए, तीसरे साल अपने बाजरा बो दिया। बस उसके बाद में 3 साल के बाद में है ना, अब फसल नहीं बोएंगे, उसकी जगह पर अपने चारागाह बोएंगे 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए अपने चारागाह बो देंगे। फिर उसके बाद में 1 साल अपने इसको परती छोड़ेंगे। और ये ही जो चक्कर है ये चलता रहेगा। फिर 3 वर्ष फसल, 3 वर्ष चारागाह, फिर परती भूमि छोड़ना। तो इसलिए 7 साल में ये चक्कर चलता रहता है, इसलिए इसको सप्तवर्षीय पेटी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में फिर 5वीं पेटी है, वो 3 खेत प्रणाली के नाम से जानी जाती है। ठीक है, 5वीं पेटी को 3 खेत प्रणाली कहते हैं। इसको 3 खेत प्रणाली तो कहते हैं। इसको 3 भागों में बांटा जाता है। 1/3 भाग में फसल बोते हैं, 1/3 भाग में पशुपालन करते हैं और 1/3 भाग में प्रतिभूमि छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद में अगले साल यही चक्कर चलेगा। इसमें यह हो जाएगा, जो प्रतिभूमि छोड़ी थी यहाँ पे फसल बोलेंगे, जो फसल वाला था उसको प्रति छोड़ देंगे। इस प्रकार से ये चक्कर चलता रहता है। छठी जो पेटी है वो बताई है पशुपालन कृषि पेटी। मतलब एक साथ में पशुपालन भी करेंगे और कृषि भी करेंगे। ठीक है, इसमें पनीर और मांस जो अपने उत्पादन करते हैं जो खाने की दृष्टि से, ठीक है, उसका उत्पादन यहाँ होता है। और फिर इसने 7वीं पेटी बताई है काल्पनिक पेटी बताई है, जो बताई है इसने बंजर भूमि की पेटी। बंजर भूमि की पेटी इसने बताई है। बस अगर क्वेश्चन आए तो 6 ही बतानी है, अगर वैसे पूछा जाए तो 7वीं पेटी काल्पनिक रूप से इसने बताई है कि अगर होगी तो बंजर भूमि की पेटी होगी, क्योंकि 6 के बाद में अगर कोई भी चीज़ है तो नगर तक पहुंचानी नामुमकिन हो जाएगी, तो बंजर भूमि की पेटी होगी। ठीक है दोस्तों, फिर आज हम इतना ही करेंगे। आगे इसकी जो आलोचना रह गई है, इसके सिद्धांत की आलोचना की है, क्योंकि इसने सिद्धांत दिया था 1826 में। इसने उस हिसाब में जो दशाएं थी उस दशाओं के हिसाब से इसने अपना ये सिद्धांत दिया है, जो कि अभी आज लागू नहीं होता है। इस सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं भी हैं, वो अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। और आगे कौन सी वीडियो लेके आनी है या फिर कौन सा टॉपिक लेके आना है वो आप बता देना। ओके दोस्तों।